जय हिंद साथियों, मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जैकब एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि साथी हम लोग देखते आ रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से संबंधित हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं कि 15-16 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके पीईटी के, उसको टारगेट में लेके हम लोग चल रहे हैं। तो कुछ हिस्ट्री के, उसमें भी प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला जो चल रही है, उसकी आज चौथी श्रृंखला को लेके मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए साथी इसमें देखते हैं क्वेश्चंस को। चलिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। पहला है कि 1915 में खोजी गई वह कौन सा शिलालेख है। 1915 में खोजी गई वह कौन सा शिलालेख है जिसमें अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है। तो आप लोग बताइए, जो भी आप लोगों को आंसर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ मानसेहरा शिलालेख, गिरनार शिलालेख, मस्की शिलालेख और सारनाथ स्तंभ लेख। तो बताइए साथी इसमें क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि जो मस्की शिलालेख था, इसी में सम्राट अशोक को प्रियदर्शी के नाम से संबोधित किया गया है। आगे आते हैं साथी, आगे आते हैं। देखिए दूसरा है मानसेहरा तथा शहबाजगढ़ी स्थित अशोक के बृहद शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि कौन सी है। तो बताइए इसमें अरामाइक है, ग्रीक है, ब्राह्मी है या खरोष्टी है। चलिए आप अपने कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी उत्तर छाप दीजिए। चलिए साथी, तो यह खरोष्टी लिपि है। कौन सी है? खरोष्टी लिपि। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन है किस मौर्य नरेश ने नागार्जुनी पहाड़ियों में गुहा अभिलेख उत्कीर्ण कराए तथा देव नाम प्रिय की राजकीय उपाधि धारण की। तो आप जानते हैं कि देव नाम प्रिय किसे कहा जाता था। आप बताइए, अशोक को, दशरथ को, बृहद्रथ को, बिंदुसार को। तो आप लोग जानते हैं कि जो देव नाम प्रिय था, यह किसे कहा जाता था? तो दशरथ को कहा जाता था। 1 सेकेंड बच्चा, इस क्वेश्चन को सस्पेक्ट में रखते हैं क्योंकि इसका आंसर मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है। ठीक है, इसको सस्पेक्ट में डालते हैं। इसको क्या करते हैं? सस्पेक्ट क्वेश्चन में रखते हैं। इसको मैं आपको कल क्लियर करा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे इसमें दिया गया है कि अशोक को शिलालेख जानकारी की प्रेरणा निम्नलिखित में से किस शासक से मिली। मतलब शिलालेखों को लिखवाने का जो कार्य इसने प्रारंभ किया था, वह किस शासक से प्रेरित होकर किया था। तो एंटियोकस द्वितीय, डेरियस, टालमी द्वितीय, एंटीगोनस, गोनाटस। बताइए। चलिए बच्चा आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो यह जो था वह डेरियस था। डेरियस से प्रेरित होकर इन्होंने शिलालेखों को उत्कीर्ण करवाना प्रारंभ किया था। आगे आते हैं। शुंग वंश की स्थापना करने के पूर्व पुष्यमित्र शुंग मौर्य प्रशासन में कौन से पद पर कार्य कर रहा था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं मित्रों कि प्रधानमंत्री था, सेनापति था, राजस्व मंत्री था या मौर्यों का सामंत था। तो आप लोग जानते हैं कि जो पुष्यमित्र शुंग था, यह एक सेनापति के रूप में क्या कर रहा था? मौर्य प्रशासन में काम कर रहा था। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। मौर्यों के प्रशासनिक अधिकारियों को किस सामान्य नाम से पुकारा जाता था। महामात, राजुक, लिपिकार, अमात्य। बताइए साथी। आप लोग जानते हैं कि इसको क्या कहा जाता था? अमात्य कहा जाता था। ठीक है, जो प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे मौर्य प्रशासन में, उनको अमात्य कह के संबोधित किया जाता था। आगे आते हैं। अशोक के निम्नलिखित किस शिलालेख में कराधान का विशेष उल्लेख हुआ है। रुमिनदेई स्तंभलेख, निगलिया सागर स्तंभलेख, भाब्रू लघु शिलालेख और बराबर गुहा अभिलेख। ठीक है, तो बताइए बच्चा कौन सा है।
तो 7वें का हो जाता है ए, ये रुमिनदेही शिलालेख में इस कराधान प्रणाली का उल्लेख हुआ है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यद्यपि अशोक के अनेक पुत्र होने के बावजूद उसके अभिलेखों में जिस एकमात्र पुत्र का उल्लेख है वह है कुणाल, तीवर, जालौक, महेंद्र। बताइए बताइए साथी क्या है? तो वह तीवर है। क्या है? तीवर है। तीवर उसका तीवर नाम का पुत्र था जिसका शिलालेखों में एकमात्र पुत्र का उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इसके जो पुत्रों की संख्या थी लगभग 35 से 40 पुत्र इसके थे, पुत्र पुत्री मिला के थे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। किस यूरोपीय विद्वान ने जस्टिन आदि यूनानी लेखकों द्वारा प्रस्तुत सेंड्रोकोट्स नाम की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की है? तो बताइए, स्मिथ के, जेम्स प्रिसेप के, विलियम जोन्स के और मैक्स मूलर के। तो आप लोग जानते हैं कि जो विलियम जोन्स ने लिखा था उसमें सेंड्रोकोट्स कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। आगे आते हैं। अशोक न्यग्रोध नामक जिस व्यक्ति से प्रभावित होकर बौद्ध बना वह उसका कौन था? चाचा था, भतीजा था, भाई था या चचेरा भाई था? बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का। वह क्या था? उसका भतीजा था। ठीक है, आगे चलते हैं। इलाहाबाद के स्तंभ विलेख में उल्लिखित अशोक के रानी का नाम क्या मिलता है? तो तिस्य रक्षिता देवी, कुमार देवी, कारुवाकी। बताइए, कारुवाकी मिलता है। क्या मिलता है? कारुवाकी। आगे चलते हैं। अशोक के कौन से शिलालेख को एक भिन्न शैली वास्त्रोफेदन या हलावर्त या गौमूत्रिका में लिखा गया है? बताइए। देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम आप लोगों के सामने नया लेवल का क्वेश्चन है। चलिए साथी उत्तर दीजिए। लंपक शिलालेख, येर्रागुडी शिलालेख, मनसेहरा शिलालेख, शहबाजगढ़ी शिलालेख। बताइए। तो यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसको वास्त्रोफेदन या हलावर्त या गौमूत्रिका में लिखा गया है, येर्रागुडी लघु शिलालेख को। क्या बच्चा? येर्रागुडी लघु शिलालेख को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसमें आता है, अशोक ने अपने कौन से अभिलेख में जीव हिंसा निषेध की बात करता है? तो प्रथम शिलालेख, द्वितीय शिलालेख, चतुर्थ शिलालेख या षष्ठम शिलालेख, मतलब छठवां शिलालेख। बताइए। तो यह प्रथम शिलालेख में ही क्या करता है? जीव हिंसा की निषेध की बात करता है। आगे आते हैं। अशोक के सारनाथ स्तंभ विलेख में निम्नलिखित में से किस जानवर का उल्लेख नहीं हुआ है? किस जानवर का उल्लेख नहीं हुआ है? तो जो अशोक सारनाथ स्तंभ है उसमें कौन सा जानवर की आकृति देखने को नहीं मिलती है? तो आप लोग जानते हैं कि इसमें कौन सी आकृति देखने को नहीं मिलती है। तो आप लोग जानते हैं कि इसमें कौन सी आकृति नहीं मिलती? तो हाथी की आकृति इसमें नहीं मिलती। इसके स्तंभालेख में हाथी की आकृति नहीं मिलती है। आगे आते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पांडुलिपि को सर्वप्रथम खोजा तथा उसका अध्ययन किया? नीलकंठ शास्त्री, फ्लीट महोदय ने, आर शाम शास्त्री ने, जेम्स फर्ग्यूसन ने। बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का सी है, आर शाम शास्त्री ने। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। मगध साम्राज्य का अंतिम विस्तार कलिंग विजय के रूप में था। इसकी शुरुआत निम्नलिखित में से, ये बच्चा इधर क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। ठीक है, कहाँ चलते हैं? इधर चलते हैं। क्वेश्चन विजय से हुई थी। तो बताइए, अंग विजय से, काशी विजय से, कौशल विजय से या तक्षशिला विजय से? तो आप बता सकते हैं इसका उत्तर, आपके अंग विजय से यह हुई थी। आगे चलते हैं।
भारत में प्रथमतः साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा किया गया था? बताइए। कनिष्क द्वारा, अशोक के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है बच्चा, आप लोग समझते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मगध साम्राज्य पे पहली बार स्थापत्य जमाया था। आइए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय क्या है? मतलब उसमें मुख्य विषय क्या है जिसके बारे में उन्होंने अपने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में चर्चा किया है? तो आप लोग जानते हैं कि शासन प्रशासन संबंधी उसमें सिद्धांत दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18 का। आते हैं 19 पे। 19 पे आते हैं साथी। पत्थर पर अंकित प्राचीनतम शिलालेख में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो बताइए इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं मित्र। तो आप लोग जानते हैं कि प्रकृति भाषा का प्रयोग किया गया है उस पर, अंक पत्थरों पे, प्राचीनतम शिलालेखों पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? तो नैनीताल में, पौड़ी में, कालसी में या टिहरी में? बताइए बच्चा, बताइए। तो कालसी नामक स्थान पे उत्तराखंड के शिलालेखों की एक प्रति मिली थी, कालसी में। ठीक है, उत्तराखंड के कालसी में। आगे आते हैं। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो बताइए कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था इसने? 4, 5, 6, 7। बताइए। 7 श्रेणियों में क्या किया था? विभाजित किया था। आगे आते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? बताइए। वैशाली, नालंदा, उज्जैन, तक्षशिला। तो साथ ही आप लोग जानते हैं कि तक्षशिला हुआ करता था मौर्य प्रशासन के समय, क्योंकि नालंदा जो है गुप्त वंशों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया था। 23 का क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों का समसामयिक नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत, मिलिंद। मतलब इसमें से ऑप्शन में से 3 ऐसे हैं जो एक दूसरे के समकालीन थे। इनमें कौन ऐसे व्यक्ति थे जो समकालीन नहीं थे? तो आप लोग जानते हैं मिलिंद इनके समकालीन नहीं थे। आगे आते हैं। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? किसकी? अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, सिमुक। हुआ था बच्चा अशोक था। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन है? मौर्य, गुप्त, कण्व, कुषाण। बताइए, बताइए बच्चा। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। आप लोग जानते हैं कि सर्वप्रथम मौर्य प्रशासन राजवंश ही क्या है? पहला राजवंश था। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। मौर्य प्रशासन में व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी क्या करता था? मौर्य प्रशासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी क्या करता था? तो बताइए। चांदी तथा अन्य धातुओं का परीक्षक था, गणिकाओं का अध्यक्ष था, रंगमंच का प्रबंधक था, सिक्कों का परीक्षक था। बताइए 36 का आंसर। यह क्या था? सिक्कों का परीक्षण करने वाला था कि कहीं यह सिक्के फर्जी तो नहीं है या किसी और के द्वारा तो नहीं डाले गए। तो निम्नलिखित गुफाओं में किसका निर्माण अशोक ने करवाया था? कर्ण चौपड़ गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा, सुदामा की गुफा, उपर्युक्त सभी। बताइए, बताइए साथी। यह सारी गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। ये बात ध्यान में रहे। आगे आते हैं। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में सर्वाधिक जानकारी निम्न में से किस स्रोत द्वारा मिलती है? अभिलेखों द्वारा, बौद्ध ग्रंथों द्वारा, पुरातत्व द्वारा, तदयुगीन मुद्राओं द्वारा। तो बताइए मौर्यकालीन इतिहास के बारे में सर्वाधिक जानकारी किन तथ्यों से मिलती है मित्र? तो 38 का क्या हो जाएगा? आप लोग जानते हैं
कि अभिलेखों द्वारा मतलब शिलालेखों द्वारा। आगे आते हैं। निम्न व्यक्तियों में से किस व्यक्ति को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना राजदूत नियुक्त किया था? बच्चा सेशन बहुत ही बेहतरीन चल रहा है और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ प्रतिदिन मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हो रहा हूं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिए। आइए 39 पे आते हैं। 39 क्या कहता है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना राजदूत किसे नियुक्त किया गया था? सेल्यूकस निकेटर द्वारा। प्लिनी, जस्टिन, मेगास्थनीज, स्ट्रैबो। बताइए। आप लोग जानते हैं कि मेगास्थनीज को नियुक्त किया गया था राजदूत। आइए साथ। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 260 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व या 267 ईसा पूर्व या 273 ईसा पूर्व? बताइए। आप जानते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ईयर जब भी किसी क्वेश्चंस में पूछ देता है तो वह महत्वपूर्ण हो ही जाता है, क्योंकि ईयर में बहुत ही बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था, जो कि कहाँ मिलता है? कलिंग कहाँ मिलता है? उड़ीसा। अशोक द्वारा निर्मित स्तंभों का सर्वश्रेष्ठ नमूना निम्न स्थानों में से कहाँ प्राप्त हुआ है? गया, भरहुत, पाटलिपुत्र या सारनाथ? बताइए। 41 का आंसर दीजिए। तो यह सारनाथ में क्या हुआ है? सर्वश्रेष्ठ नमूना प्राप्त हुआ है इसके स्तंभों का। आगे आते हैं। अशोक काल में बौद्धों की तृतीय महासभा कहाँ हुई थी? मतलब किस स्थान पर तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 42। तो आप लोग जानते हैं कि यह पाटलिपुत्र में ही हुई थी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। यह क्या कहता है? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म ग्रहण करके किस संत के साथ दक्षिण भारत पलायन किया था? तो आइए देखते हैं 43 का। किसके साथ इन्होंने पलायन किया था? इन्होंने किया था स्थूलभद्र के साथ, नागसेन के साथ, भद्रबाहु के साथ या नागार्जुन के साथ? बताइए किसके साथ? यह भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत की यात्रा प्रारंभ किए थे। आइए आगे चलते हैं। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची का स्तूप कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है, मतलब प्रदर्शित करता है। तो जैन, बौद्ध, मुस्लिम या ईसाई? तो आप लोग जानते ही हैं कि यह क्या करता है? बौद्ध धर्म का क्या करता है? बौद्ध धर्म की कला का निरूपण करता है। आगे आते हैं। बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रमगिर के रूप में किया गया था? आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने, तांत्रिकों ने? बताइए 45 का। तो आप लोग जानते हैं आजीवक संप्रदाय के जो थे उन्होंने क्या किया था? बरबरा नामक गुफाओं का निर्माण करवाया था वहाँ पे रहने के लिए। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख प्रथम में, शिलालेख द्वितीय में, शिलालेख 12वें में और शिलालेख 13वें में? बताइए 46 का। तो ये बात तो आप लोग जानते हैं कि 13वें शिलालेख में इस बात का जिक्र मिलता है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। क्या बच्चा? अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। 47 का देखते हैं। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? कौटिल्य, प्लिनी, प्लूटार्क या मेगास्थनीज? बताइए। तो यह मेगास्थनीज के द्वारा कहा गया था कि भारतीय जो हैं वह लिखने की कला नहीं जानते। लेकिन इस मूर्ख को क्या पता कि भारतीय कितने पहले से लिखते पढ़ते चले आ रहे हैं, क्योंकि विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय का निर्माण ही अपने भारत देश में किया गया था, जो विदेशी भी आके यहाँ पे शिक्षा ग्रहण किए थे। तो 48 पे आते हैं क्वेश्चन नंबर। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? बताइए।
मतलब इसका सभी मनुष्य का मतलब सारी मेरी प्रजा क्या है, मेरे बच्चे हैं। तो पृथक कलिंग शिलालेख, द्वितीय बृहत शिलालेख, पांचवा बृहत शिलालेख या बराबर गुहा शिलालेख, बताइए। तो पृथक कलिंग शिलालेख, क्योंकि यहीं से वह बहुत ही विचलित हुआ था, क्योंकि इसमें काफ़ी नरसंहार हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के पतन के बाद उत्तर भारत में किस वंश का शासन शुरू हुआ? शुंग वंश का, कण्व वंश का, कुषाण का या सातवाहन वंश का, बताइए। तो आप लोग जानते हैं कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा शुंग वंश का स्थापना की गई थी मौर्य वंश के पतन के बाद। लास्ट क्वेश्चन आज का 50 नंबर, अर्थशास्त्र में राजकीय कृषि विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? कृष्णाध्यक्ष, शीताध्यक्ष, विविताध्यक्ष, इसमें से कोई नहीं, बताइए क्या कहा जाता है? तो शीताध्यक्ष कहा जाता था कृषि विभाग के अध्यक्ष को। तो चलिए साथी, ये रहे टॉप के आज बेहतरीन 50 क्वेश्चन जो कि मौर्य काल से संबंधित थे। ऐसे ही बेहतरीन सूचनाओं की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल जयकाव्य एकेडमी से जुड़ना न भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करते रहें। तो जय हिंद दोस्तों, जय जयकाव्य एकेडमी।